बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम रूल ऑफ लॉ विद साजिद शाह में हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, आज बात करेंगे चेक डिसऑनर के हवाले से, लॉ पॉइंट्स के हवाले से बात करेंगे कि किन हालात में चेक डिसऑनर हो सकता है, कितने अरसे में चेक डिसऑनर के बाद FIR रजिस्टर होती है, या कितने अरसे में वो चेक जो इशू किया गया है वो रजिस्टर हुआ है और उसके बाद वो एक्सपायर कितने अरसे में होता है, कौन सी अदालतें होती हैं इन चेक की बाबत केसेस की सुनवाई करती हैं और किस तरीके से रिलीफ मिलता है। नॉर्मली चेक्स जो होते हैं वो इशू किए जाते हैं पेमेंट के हवाले से या गारंटी के हवाले से, तो उस सूरत में किन हालात में जो चेक्स इशू करने के बाद चेक इशू करने वाले के लिए मसाइल बन सकते हैं और किन हालात में जिसने पेमेंट रिसीव करनी होती है उसके लिए मसाइल बन सकते हैं। इसके साथ साथ बात करेंगे इसकी ऑल्टरनेट रेमेडी क्या है और इसका कानूनी प्रोसीजर क्या है कि अगर चेक डिसऑनर हो जाता है तो इसकी पनिशमेंट क्या है और इसकी अदरवाइज इसकी रिकवरी किस तरीके से मुमकिन है। इन तमाम हवालों से आज बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है निसार इनकलाबी एडवोकेट हाई कोर्ट ने। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। निसार साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा इस हवाले से, चेक डिसऑनर के हवाले से आज हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, तो चेक जब इशू किया जाता है तो मुझे स्पेसिफिकली बताइएगा कि चेक डिसऑनर कितने अरसे में जो डेट उसके ऊपर मेंशन होती है वो डिसऑनर हो सकता है। जी बहुत शुक्रिया शाह साहब आपका और आपके चैनल का। इस हवाले से हमें हमारा नुक्ता नजर आप ले रहे हैं। अर्ज ये है कि चेक के हवाले से इसका जो बेसिक लॉ सबसे पहले हमें जानना है, हमें हमारे जो नाजरीन हैं जो सामीन हैं उनके लिए भी, कि चेक का जो हमारी सोसाइटी के अंदर जितना भी ट्रेड सेक्टर है वो अपना लेन देन तीन तरह के इंस्ट्रूमेंट के जरिए करता है कैश के अलावा। एक वो करता है बिल ऑफ एक्सचेंज के जरिए, एक वो करता है प्राइमरी नोट के जरिए, तीसरा वो करता है चेक के जरिए। और इसको जो लॉ डील करता है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 ये लॉ है जो डील करता है इन तीन तरह के इंस्ट्रूमेंट से जिनके जरिए हमारे पूरी सोसाइटी के अंदर और खास तौर पर हमारे जो ट्रेड सेक्टर है वहां पे लेन देन होते हैं। इसमें जो पहले दो इंस्ट्रूमेंट जिनका मैंने जिक्र किया, जिनमें प्राइमरी नोट है ये जिसके अंदर हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो तो सिर्फ ट्रेड सेक्टर से रिलेट करता है, लेकिन जो चेक है ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से जो रिलेट करता है। यानी चेक जो है वो सिर्फ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के लिए ही जारी किया जा सकता है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के अंदर ही प्रेजेंट किया जा सकता है, जिसके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट एक्ट 2001 वो भी डील करता है इसको। अभी इसमें आते हैं कि जो अगर कोई किसी को किसी कैश की रीपेमेंट के हवाले से या किसी परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस के हवाले से अगर कोई किसी को चेक इशू करता है तो वो अगर डिसऑनर हो जाता है तो उसको कौन से और दो जो लॉ है वो डील करते हैं। इस सिलसिले में पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान पेनल कोड है, उसके चैप्टर के अंदर जो चैप्टर था ऑफेंस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट्स, जिसके अंदर वो फोर्जरी वगैरह और सारे डॉक्यूमेंट्स का चैप्टर था पूरा, उसके अंदर एक इजाफी सेक्शन जिसके अंदर 489F से ऑनवर्ड कुछ सेक्शन जिसके अंदर जो वो अमेंडमेंट के जरिए इंसर्ट कर दी गई है, जिसके अंदर कानून का ये तकाजा करता है कि अगर कोई शख्स किसी दूसरे शख्स को चेक देता है और चेक की गर्ज ये है कि उसने कोई पेमेंट करनी है, उसके एवज उसने चेक दिया या कोई परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए उसने चेक दिया कि ये कॉन्ट्रैक्ट अगर मैं ये परफॉर्म नहीं करूंगा तो ये चेक आप कैश करवा लेना, जिसको गारंटी का नाम भी दे सकते हैं। जी जी, परफॉर्मेंस ऑफ चेक की जो बात कर रहे हैं इसका मतलब यह है कि ये पेमेंट कैश की सूरत में नहीं है बल्कि परफॉर्मेंस ऑफ चेक मतलब गारंटी की सूरत में कि ये अगर नहीं, जो 489 की जो लैंग्वेज है वो ये है कि अगर कोई शख्स डिसऑनेस्टी से किसी को चेक देता है, दो काम है उसके अंदर। एक का पर्पस ये हो सकता है कि रीपेमेंट ऑफ लोन ही हैज टेकन ऑलरेडी, ठीक किसी शख्स ने किसी से पैसे लिए और उसको चेक दे देता है कि ये वापसी का ये टाइम है, उसमें एक डेट मेंशन कर देता है कि इस टाइम तक जाके ये चेक कैश कर लेना हूँ। दुरुस्त है। रीपेमेंट ऑफ लोन, एक पहला वर्ड ये कि रीपेमेंट ऑफ लोन, और दूसरा ये है कि जिसको हम अदरवाइज श्योरिटी चेक भी कहते रहते हैं, गारंटी चेक, श्योरिटी चेक। ठीक है जी 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 जी, कि ये फलां कॉन्ट्रैक्ट जो मैं परफॉर्म करूंगा, अगर मैं परफॉर्म ना किया तो ये चेक गारंटी के तौर पर आप मेरे पास रख लो। वो गारंटी चेक भी डिसऑनर होता है और उसकी सेम कार्रवाई होती है? बिल्कुल होता है, उसकी भी लायबिलिटी उसके अंदर भी होती है। अच्छा, अब आगे चलते हैं कि ये चेक अगर कोई किसी को देता है जो सिर्फ प्रेजेंट होना है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मुराद है जो कंसर्न बैंक है, बैंक जो लिस्टेड है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास, उस बैंक के अंदर इसे प्रेजेंट होना है। ठीक है। और ये चेक जो वहां जाकर अगर वहां पे
डिसऑनर किन सूरतों में हो सकता है, इसकी मुख्तलिफ सूरतें जी हो जी, सकती यही हैं। मेरा अगला सवाल था कि डिसऑनर होने की वजूहात बता दें, चंद एक जो मेन वजूहात मैं हैं। उसी तरफ आ रहा हूँ कि डिसऑनर इसकी होने की बहुत सारी सूरतें हो सकती हैं, उसमें से बैंक से डिसऑनर का मतलब ये हुआ कि उन्होंने इस चेक को ऑनर नहीं किया और चेक के प्रेजेंट करने पर जो पैसे इसके अंदर मेंशन थे वो उन्होंने उस बंदे को नहीं दिए, प्रेजेंट करने वाले को। इस पोजीशन का नाम है डिसऑनर होना। अब वो डिसऑनर करने की मतलब मुख्तलिफ सूरतें हो सकती है। एक ही हो सकती है स्टॉप पेमेंट हो सकती है जी, के कोई बंदा जाकर अपने अकाउंट की बाबत बैंक अपने मुतलका को ये इंटीमेट कर देगी कि मेरा चेक चोरी हो गया, उसको कैश रखीजिएगा, ये उल्टा तरीका है। वो ये किसी के सिग्नेचर अगर मैच न करते हो तो भी वो चेक जो डिसऑनर हो सकता है। इसी तरीके से कोई शख्स जो प्रेजेंट करने वाला है वो ऐसा शख्स हो जो अपनी आइडेंटिटी वहां शो ना कर सकता हो, जो बैंक के सामने उसको करनी है, अगर वो ना कर सकता हो तो भी वो डिसऑनर हो सकता है। मगर इन तमाम सूरतों के अंदर जो लायबिलिटी चेक देने वाले के ऊपर कोई नहीं आएगी। चेक देने वाले के ऊपर लायबिलिटी सिर्फ उस सूरत में आएगी कि जब जो पैसे उसके अंदर मेंशन थे वो पैसे अगर उसके बैंक के अंदर मौजूद नहीं है तो वो इनसफिशिएंट बैलेंस उसको कैटेगरी है। इनसफिशिएंट बैलेंस होने की वजह से वो चेक डिसऑनर हो जाएगा। और इस सूरत के अंदर पाबंद है वो शख्स जिसने चेक को प्रेजेंट किया या जिसने पैसे लेने थे। एक मिनट मैं निसार साहब यही पूछना चाहूँगा कि आपने कहा कि ये 2-3 वजूहात है जिसमें स्टॉप पेमेंट के हवाले से आपने बताया, गारंटी चेक के हवाले से आपने बताया, या उसमें जो सिग्नेचर डिसमैच करने के हवाले से बताया। इस सूरत में आप समझते हैं कि लाइबिलिटी नहीं है तो कोई फिर इसका मतलब है प्री प्लान्ड भी किसी को धोखा देने के लिए चेक इशू कर सकता है, या इसको हम कह सकते हैं कि डिफेंसिव साइड है ये कंप्लेनेंट की, इसकी एक्यूज की? बिल्कुल आपने बजा फरमाया, ऐसा लोग करते हैं। देखिए एक पोजीशन लॉ के अंदर दी जाती है, लोग उसको मिस इंटरप्रेट करके अपनी सेल्फ उसको कह सकते हैं आपकी अपनी मन मानी किस्म की इंटरप्रिटेशन करके और उससे चोर दरवाजे तलाश करते हैं। ये सिग्नेचर मैच करने वाली बात यही है कि लोग गलत साइन भी कर देते हैं और बाद में कहते हैं देखिए सारी मैच नहीं हो मेरे साइन ही नहीं है, लोग चेक इशू करके बाद में कहते हैं चेक चोरी हो गया है। और वो लेकिन बात यह है कि इस पोजीशन को उस शख्स को जो ये प्ली लेगा उसको साबित करना पड़ेगा ना कोर्ट में। लॉ के अंदर तो जितना भी लॉ लिखा होता है वो प्रूफ फैक्ट की बाबत लिखा होता है। जो बातें मैंने की है अगर वहां पे किसी का सिग्नेचर मैच नहीं हुई तो लॉ ने एक पोजीशन दी है, अगर उससे बदनीति से वो सिग्नेचर गलत किए हैं तो बदनीति उस बंदे को साबित करनी पड़ेगी। जो ये प्ली ले रहा है कि इसने बदनीति से साबित किए सिग्नेचर गलत किए है, बदनीति अगर वो साबित करता है तो ऑफ कोर्स फिर तो वो लायबल होगा। ठीक हो गया। इससे ये समझ आई बात कि जिसने चेक लेना है या जिसने पेमेंट लेनी है और उसके बदले में वो चेक ले रहा है तो उसको इन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि चेक पे जो सिग्नेचर्स हैं वो आईडी कार्ड के मुताबिक हो और इसका चेक ऑलरेडी बैंक से जो है वो चेक बुक के हवाले से कोई एप्लीकेशन स्टॉप पेमेंट की ना गई भी हो, या इस तरह की कोई और गारंटी चेक ना हो, या इस तरह की कोई और। आपके सवाल के अंदर बहुत बड़ी गाइडलाइन मौजूद है व्यूअर्स के लिए और बड़ा अच्छा आपने उसके हवाले से बताया। देखिए ना एक असूल है कैविएट एम्प्टर का जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ का है कि मुश्तरी होशियार बाज। इसीलिए मैं अपने व्यूअर्स को खास तौर पर ये बात उनके हवाले से करना चाहूंगा कि जब भी आप चेक लें आप इस बात को इंश्योर करें कि वो जो चेक के ऊपर जो सिग्नेचर कर रहा है वो उससे शनाख्ती कार्ड से मैच करें, उसकी काफी उस मतलब आप लें साथ जो कि आपका एक लेन देन है उस हवाले से। तो आप इस बात को इंश्योर करें कि वो चेक जो है वो सिग्नेचर ओरिजिनल उस पर जो है वो सब किए गए हैं। तो मैं बात कर रहा था कि अगर चेक डिफर हो जाता है इनसफिशिएंट बैलेंस की बाबत, और इनसफिशिएंट बैलेंस उस पेमेंट के हवाले से है जो पेमेंट उसने करनी थी उस चेक प्रेजेंट करने वाले शख्स को, तो वो शख्स नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1881 के तहत इस बात का पाबंद है कि एक नोटिस उसको सर्व करे विद इन 30 डेज। 30 दिन के अंदर उसको नोटिस सर्व करना। लीगल नोटिस होगा या सिंपल नोटिस होगा जिस तरह TCS के जरिए करते खुद से भी? नहीं, देखिए उसको कोर्ट में ये साबित करना है कि मैंने नोटिस सर्व किया है। तो साबित तभी हो सकता है कि वो किसी ऐसे मोड से उसको डिलीवर करेगा कि जो मोड रिकॉग्नाइज मोड है। वो ऑफ कोर्स वो TCS हो सकता है, वो पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस हो सकता है जिसको कोर्ट के प्रकार वो इस्टेब्लिश कर सके। कोरियर करना है मतलब नहीं, मेरा सवाल ये था कि खुद से नोटिस हाथ से लिख के सेंड कर दे या उसको लीगल नोटिस थ्रू काउंसिल भिजवाना पड़ेगा? उसको लीगल
लीगल नोटिस की जरूरत नहीं है। अच्छा। लीगल नोटिस अगर वो देने जाता है तो जरूर दे, लेकिन उसको इंटीमेट, मकसद इसके अंदर जो ला की जो मिथ है, जो इफेक्ट साहब के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है कि 30 दिन के अंदर नोटिस उसको सर्व करे, वो ये है कि उसको इंटीमेट कर देना है, उसको इतला देनी है, रिटर्न इतला देनी है कि आपने जो चेक मुझे दिया था वो प्रेजेंट करने पर डिसऑनर हो गया है, लिहाजा जो लाइबिलिटी आप पर फाइनेंशियल थी वो डिस्चार्ज नहीं हुई है, वो स्टिल एग्जिस्ट करती है। ठीक हो गया। अच्छा निसार साहब एक चीज़ और ये बताइए जी जी प्लीज जी। अच्छा अब ये ठीक है, वो डिसऑनर हो जाता है तो फिर उसके बाद वो एफआईआर हो सकती है। अच्छा अब मैं एक सेंटेंस मुझे यहाँ पे कंप्लीट कर दीजिएगा कि 30 डेज के अंदर वो नोटिस देता है, नोटिस के बाद 15 दिन के अंदर उसके बाद वो दावा दायर कर सकता है ठीक अपनी पेमेंट की रिकवरी के लिए। ठीक। अब इसमें दो चीजें आ जाती हैं शाह साहब जी, अब सवाल करने फिर आपको आगे नेक्स्ट दो इसमें। जी मेरे इस हवाले से सवाल स्पेसिफिकली ये था कि लोग समझना चाह रही हैं कि इसकी जो चेक डिसऑनर की जो पनिशमेंट है वो कितनी है अकॉर्डिंग टू लॉ। इसमें दो चीजें हैं, देखिए इसमें दो चीजें हैं शाह साहब, मैं अपने व्यूअर्स के लिए ये खुसूसी तौर पर अर्ज करूं कि चेक डिसऑनर की सूरत में जो एग्रीव पार्टी होती है जिसकी फेवर में चेक दिया गया था और चेक डिसऑनर हो गया है, उसके पास दो तरह की दादरसी है। एक दादरसी है जो कि चेक डिसऑनर होना पाकिस्तान पीनल कोड की दफा 489F के तहत काबिल सजा जुर्म है, काबिल दस्तंदाजी जुर्म है, 3 साल इसकी सजा है और उस पर एफआईआर होगी, और जिस बंदे का चेक डिसऑनर हुआ है वो उसको गिरफ्तार किया जाएगा, उसको सजा मिलेगी और 3 साल सजा कैद, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं इस पर। ठीक है। लेकिन इसमें एक बड़ी खास बात जो समझने वाली है वो ये कि इस सजा की सूरत में उसके पैसे रिकवर नहीं होंगे, क्योंकि ये एक ऑफेंस है, सिर्फ पेनल्टी देगा। क्रिमिनल लॉ जितना भी है वो रिकवरी करके जो किसी पर्सन को कुछ नहीं देगा, सिर्फ गिल्टी पर्सन को पनिशमेंट दे सकता है। अंडर सेक्शन 489 रिकवरी का कोई कंसेप्ट नहीं है, सिर्फ पनिशमेंट का कंसेप्ट है कि जिस बंदे का चेक किसान होगा उसको पनिशमेंट मिलेगी। कंप्लेनेंट को इसमें कोई फायदा नहीं होगा ऐसे। ठीक हो गया, ठीक हो गया। कंप्लेनेंट को इससे इसमें ऐसा फायदा नहीं होगा, बल्कि ये कि स्टेट जो है वो उसको पनिश करेगी सिर्फ। क्योंकि लेकिन अगर वो कंप्लेनेंट फायदा लेना चाहता है तो उसके लिए उसको सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के आर्टिकल 37 में जाना पड़ेगा और डिस्ट्रिक्ट जज के पास एक दावा दायर करना पड़ेगा जो दावा डील करता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की रिकवरी से। तो वहां पे वो दावा दायर करेगा और दावा दायर कर, और इसमें ये खुसूसी तौर पर बताया जाना मकसूद है कि ये जो दावा होता है ये स्पेशल लॉ है, आर्डर 37 स्पेशल इसमें जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है। अगर ये सीबीसी जनरल लॉ है, लेकिन जो आर्डर 37 है वहां पे समरी ट्रायल है, स्पेशल प्रोसीजर है और वो बहुत स्पीडी जस्टिस वहां पे होता है। वो इस तरह कर रही है कि जिस तरह लॉन्ग स्टैंडिंग सिविल सूट जो वो दर्जनों साल जो पेंडिंग पड़े रहते हैं और जो उसमें कंक्लूड नहीं होते, लेकिन ये 2-4 माह के अंदर कंक्लूड होने वाला प्रोसीडिंग इसके अंदर जो वो मौजूद है। ठीक हो गया। अच्छा एक चीज़ ये बताइएगा, इस हवाले से ये बताइएगा कि इसके हवाले से जो चेक डिसऑनर होता है तो कौन सी अदालत की जुरिस्डिक्शन बनती है, किन अदालतों में जाके ये केस इनके जो अक्यूज उसके खिलाफ एफआईआर या सिविल प्रोसीजर जो आप बता रही हैं वो रजिस्टर हो सकता है? जी जहाँ तक इसके फौजदारी प्रोसीडिंग का मामला है, जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग है वो तो जिस थाने की हदूद के अंदर चेक डिसऑनर हुआ, जहाँ पे डिसऑनर की स्टेप लगी उस पर, उस थाने की हदूद के अंदर एफआईआर लॉन्च होगी। अगर वो कंसर्न पुलिस स्टेशन, जैसे कि पुलिस की अपनी एक एसओपी है कि वो दूसरी पार्टी को कंटेक्ट करते हैं और दोनों फ्रीक्वेंट को सुनते हैं, उसके बाद एफआईआर भी है, जिनके अपने डिलेइंग एक्टर्स भी और कुछ एसओपी भी है इसके अंदर, कहीं पे मैलाफाइटी भी है और कहीं पे उनकी जरूरत भी है। तो अगर बड़ा ये कि वो बदनीति कहीं का उसको मुजाहरा करें और डिले करें एफआईआर को लॉन्च करने में, तो वो जो शख्स होता है, जो एग्रीड पर्सन है, जो मुतासरा शख्स है, वो दफा 22 सीआरपीसी के तहत जस्टिस ऑफ पीस के पास दरखास्त दे सकता है रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर के लिए। जब एफआईआर हो जाती है उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होती है और उसके बाद चालान जो सबमिट होता है वो उस थाने के जो इलाका जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, ये उनकी जुरिडिक्शन में आता है। सीआरपीसी के सेकंड शेड्यूल के लास्ट कॉलम के अंदर जो वो ये चीज मौजूद है कि मजिस्ट्रियल ट्रायल है, ये मजिस्ट्रेट साहब जो है कंसर्न मजिस्ट्रेट होंगे उस थाने के, तो उन्होंने इस केस को ट्रायल करना है और उन्होंने इसकी सजा जजा का जो है फैसला करना है। लेकिन इसके अंदर एक इजाफी चीज जो एड ऑन करने की जरूरत है कि समटाइम लोग इसमें चेक के ऊपर जो सिग्नेचर है उनके हवाले से अपील ले लेते हैं, तो उसके लिए फिर फोरेंसिक लैबोरेटरी को भी मजिस्ट्रेट साहब देख सकते हैं और ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन पुलिस भी जो है वो उसकी मदद दे सकती है फोरेंसिक लैबोरेटरी की, जहाँ पे हैंड राइटिंग मैच या सिग्नेचर की मैच का मामला है। ठीक है निसार साहब, एक यहाँ कंफ्यूजन है
एक छोटी सी कन्फ्यूजन है कि चेक इशू अगर किसी और स्टेशन से होता है तो क्या डिसऑनर उसी स्टेशन या उसी पुलिस स्टेशन की हदूद में होगा या किसी भी स्टेशन पे जाके हम उसको डिसऑनर करवा सकते हैं? जी देखिए, इसमें मैं मिसाल दे देता हूँ आपको कि एक शख्स जिसका अकाउंट है जी मुस्लिम कमर्शियल बैंक में, फर्ज किया उसने अपने उस मुस्लिम कमर्शियल बैंक की चेक बुक का एक चेक इशू कर दिया किसी शख्स को, और उसका अकाउंट है, इशू करने वाले का अकाउंट है जी जेलम में, फर्ज किया। तो चेक प्रेजेंट करने वाला जो है जिसकी फेवर में वो चेक इशू हुआ, उसका अकाउंट फर्ज किया कि मुस्लिम कमर्शियल बैंक में ही है या HBL में है, उसने पिंडी के किसी ब्रांच के अंदर उसका जो है वो अकाउंट मौजूद है। तो वो जिस तरह इंस्ट्रूमेंट को डिपॉजिट करने की स्लिप होती है, वो अपने अकाउंट के अंदर उसको डिपॉजिट करेगा, तो वो बैंक टू बैंक उस चेक में वहां पे जाएगा, वहां से डिफॉल्ट होकर इस बैंक से उसको वापस डिसऑनर की शक्ल में मिलेगा पिंडी से। तो अब उसकी ये है कि वो पिंडी की उस ब्रांच की हदूद की थाना जिस ब्रांच में उसने प्रेजेंट किया था, अगर कि वो जेलम का चेक था लेकिन वो प्रेजेंट पिंडी में हुआ और डिसऑनर करके उसको वही वापस पिंडी से रिटर्न हुआ है, जिस थाने के रूट से रिटर्न हुआ है उसी थाने के रूट के अंदर वो FIR हो सकती है। ठीक हो गया। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे इस वाले से पूछना चाहूँगा, हम देखते हैं कि अक्सर जो लोग फ़नकार लोग जिसको कह सकते हैं, समझदार लोग और तेज़ तराज लोग होते हैं, वो चेक्स इशू करने के बाद अदालतों से स्टे भी ले लेते हैं और वो साल स्टे चलते हैं। उसके हवाले से क्या कहेंगे आप? जी शाह साहब, देखिए इसमें स्टे का जो मामला है ये बिल्कुल स्टे इसमें नहीं हो सकता। लोग कोशिश करते हैं, सम टाइम को बड़ी स्ट्रॉन्ग उसमें प्ली लेते हैं, बाद कुछ लोग चोरी की प्ली लेते हैं कि हमारी चेकबुक चोरी हो गई है, और उस प्ली पर बाद बहुत रेयर चांसेस है। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि जहाँ पे रिकवरी ऑफ मनी का मामला है तो सेक्शन 54 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है वो जो परमानेंट इंजेक्शन से रिलेट करते हैं, जो ग्राउंड ऑफ परमानेंट इंजेक्शन प्रोवाइड करती है, तो वहां पे जो पेक्यूनरी रिकवरी का मामला है वो जो कि एक इरिपेरेबल लॉस के ज़मरे में नहीं आता। जब वो इरिपेरेबल लॉस के ज़मरे में नहीं आता तो परमानेंट इंजेक्शन या टेम्परेरी इंजेक्शन एज प्रोवाइडेड अंडर 39 रूल 1 and 2 उस ज़मरे में वो नहीं आता। तो इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम सिविल कोर्ट्स में स्टे नहीं देती है, लेकिन बहुत रेयर केसेस जैसे होते हैं जो जहाँ की बड़ी स्ट्रॉन्ग प्ली होती है, जैसे मैंने पहले आपको बताया, तो उन केसेस के अंदर मिल जाती है। ठीक हो गया। अच्छा, एक इससे रिलेटेड एक सवाल और जिसमें अभी तशनगी शायद बाकी है कि एक चेक इशू होने के बाद क्या कोई उसकी एक्सपायरी भी होती है? लाइक उसकी अगर एक डेट ऑफ इशुएंस या डेट ऑफ कैश जो उसके ऊपर लिखी होती है कि आप इस डेट को इनकैशमेंट करवा सकते हैं, वो अगर एक्सपायर हो जाती है तो उसके बाद हमारे पास कितने अरसे तक टाइम होता है कि हम उसको डिसऑनर करवा सकते हैं, उसकी प्रोसीडिंग इनिशिएट कर सकते हैं? टैक्स का एक SOP है कि चेक के ऊपर जो डेट लिखी है उसके 6 माह के अंदर जब आप चेक को प्रेजेंट कर सकते हैं। और लेट्स सपोज किसी का ही टाइम एक्सपायर हो चुका है तो वो फिर इन्ना लीला पड़ ले या उसको कोई सिविल रिकवरी या कोई और ऑप्शन मौजूद है उसके पास? फिर वो सिविल रिकवरी में फिर जा सकता है, फिर स्पेशल लॉ जो ट्रीट उसको नहीं कर सकता, उसको डील नहीं करेगा फिर। ठीक हो गया। निसार साहब, आपका बहुत शुक्रिया, इस हवाले से बड़ी डिटेल से आपने हमें समझाया कि चेक डिसऑनर होता क्या है, कितने अरसे में ये डिसऑनर हो सकता है, कौन सी अदालतें इसके ख़िलाफ़ इनिशिएटिव ले सकती हैं और चेक जारी करते वक्त या चेक रिसीव करते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, उनकी पनिशमेंट्स क्या हैं। इस हवाले से बड़ी डिटेल से बात हुई। अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह फिर किसी डिफरेंट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।